अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा है इंटीरियर डिजाइनर सना, एक इंटीरियर डिजाइनर सना है, हायर टू पेंटर्स, उसने दो पेंटर हायर करे हैं। एक का नाम है मनन और एक का है बीमा, टू मेक पेंटिंग फॉर हर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में, अपनी बिल्डिंग उसने कुछ बनाई होगी नहीं, तो उसमें वो पेंटिंग्स लगाना चाहती है, तो उसने दो पेंटर को हायर किया, मनन और बीमा, ये नाम याद रखना। अब आगे लिखा है बोथ द पेंटर वर आस्क्ड टू मेक 50 डिफरेंट पेंटिंग। ये नंबर भी बेटा याद रखना, यूज होगा हमारा क्वेश्चन में, 50 डिफरेंट पेंटिंग्स, ठीक है। तो 50 डिफरेंट पेंटिंग ईच, मतलब 50 बनाएगा मनन और 15 बनाएगा बीमा, तो 50-50 पेंटिंग दोनों ने बनानी है। ओके, अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इधर लिखा था प्राइजेस कोटेड बाय बोथ द पेंटर आर गिवन बिलो। दोनों पेंटर ने अपने अपने प्राइस बताए, मनन ने बताए अपने और बीमा ने बताए अपने। अब मनन ने कहा कि वो फर्स्ट पेंटिंग के तो 6,000 रुपीज़ लेगा, अगर एक पेंटिंग सना बनवाती है तो वो उसके 6,000 रुपीज़ चार्ज करेगा, और अगली हर पेंटिंग के में वो 200 रुपये का इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट मीन्स 200 रुपये बढ़ाता जाएगा। जैसे पहली पेंटिंग 6,000 की, 6,000 की, दूसरी पेंटिंग 6,200 की, तीसरी पेंटिंग 6,400 की, ऐसे ऐसे करता जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा। और बीमा कहता है कि मैं फर्स्ट पेंटिंग के तो 4,000 लूंगा, 4,000 फॉर फर्स्ट पेंटिंग एंड इंक्रीमेंट ऑफ 400 फॉर ईच फॉलोइंग पेंटिंग। और उसके बाद जितनी भी पेंटिंग बनेगी उनमें हर पेंटिंग में 400 बढ़ाता जाऊंगा मैं। तो पहली पेंटिंग की जैसे उन्हें 4,000 ले लिए, सेकंड पेंटिंग की वो 4,400 लेगा, थर्ड पेंटिंग की 4,800 लेगा, इस तरह से बढ़ाता जाएगा। तो इसमें बच्चा हमारी दो एपी फॉर्म हो जाएंगी, और वो बच्चा जो एपी फॉर्म होंगी ना, दो एपी, वो इस तरह से फॉर्म होगी। देखो मनन कितना चार्ज करता है फर्स्ट पेंटिंग के लिए, 6,000 रुपीज़, तो इधर लिख देते हैं ₹6,000। फिर अगली हर पेंटिंग में वो इंक्रीमेंट कर रहा है 200 रुपीज़ का, मतलब 200 रुपीज़ वो इंक्रीज करता जाता है हर पेंटिंग के साथ। तो यानी कि सेकंड पेंटिंग होगी ₹6,200 की, अब थर्ड पेंटिंग फिर 200 और बढ़ जाएंगे तो 6,400, फिर फोर्थ पेंटिंग 6,600, ऐसे करते करते बच्चा 50th पेंटिंग तक जाएगी। वो कितनी होगी 50th पेंटिंग, अभी हम देखेंगे। और अब ऐसी बीमा का बच्चे, बीमा की फर्स्ट पेंटिंग के लिए 4,000 चार्ज कर रहा है, ओके। और सेकंड पेंटिंग में, हर पेंटिंग में कितने का इंक्रीमेंट कर रहा हो, 400 का, तो 4,400 बीमा का बच्चा। और थर्ड पेंटिंग का 4,800, देखो 400 हम बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर 5,200 एंड सो ऑन अप टू 50th पेंटिंग तक ये प्राइस जाएंगे, ओके। तो इतना आपको भी माइंड में रखना है, ये एपी हमारी बनेगी। अब मनन वाली एपी की फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डोनेट कर लेते हैं, और वो क्या है बच्चा 6,000। और बीमा वाली जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लेते हैं, और वो कितनी है बच्चा 4,000। अब दोनों एपी का डी भी निकालते हैं। मनन वाली एपी, जो मनन के एपी फॉर्म हुई है, उसके कॉमन डिफरेंस को हम डी ले लेते हैं। डी कैसे हम निकालते हैं बच्चा, लाइक A2 माइनस A1 कर लो, या A3 माइनस A2 कर लो। आगे वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। तो A2 माइनस A1 करेंगे, लेकिन A1 माइनस A2 मत करना बच्चा, गलत हो जाएगा। तो 6,200 माइनस 6,000, तो कितना हो गया बच्चा 200। तो हमने स्मॉल डी ली है मनन वाली एपी की, तो ये 200 हमारा डी हो गया, ओके बच्चा। और जो इंक्रीमेंट होगा वो डी डी वही होगा, आप माइंड में ये भी रख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो चाहो तो। और बच्चा अब जो बीमा की एपी फॉर्म हुई थी, बीमा के केस में एपी फॉर्म हुई थी, उसके कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल डी से डोनेट कर लेते हैं, और वो किसके इक्वल होगी बच्चा 4,400 माइनस 4,000, यानी कि A2 माइनस A1 करें, 4,400 माइनस 4,000, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 400, ओके बच्चा। और ये हमने 50th तक क्यों ली, ये भी आपको याद रखना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, दोनों ने 50-50 पेंटिंग्स बनाई है ईच, तो इसलिए हमने 50th टर्म को लास्ट टर्म माना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मच मनी डिड मनन गिव फॉर 25th पेंटिंग। 25th पेंटिंग के लिए मनन ने कितने रुपीज दिए। तो बच्चा 25th पेंटिंग किसकी, मनन की, यानी कि 25th पेंटिंग का मतलब है A25। A25 के लिए हम AN का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D, ये फॉर्मूला यूज होगा, एन टर्म का फॉर्मूला। तो यानी कि हमने क्या निकालना है बच्चा A25। इधर देखो मैंने स्मॉल ए लिया क्योंकि मनन की फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल ए से ली थी, इज इक्वल टू फॉर्मूले में ए, देखो फॉर्मूले में ए है ना, तो ए की जगह क्या लेंगे 6,000 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ओके बच्चा, प्लस एन 25 है, माइनस 1 इंटू स्मॉल डी कितना निकाला 200, तो मल्टीप्लाई बाय 200, ओके बच्चा। अब देखो बच्चा 6,000 प्लस 24 इंटू 200, तो 6,000 प्लस 4,800, तो ये हो जाएगा बच्चा 10,000
800। तो A25 हमारा 10,800 आ गया। तो अब हम स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे मनी मनन गेट फॉर 25th पेंटिंग इज इक्वल टू 10,800। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। अब बच्चा हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हाउ मच मनी डिड बीमा गेट इन ऑल, कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी बीमा को कितने मिले। तो उसने टोटल कितनी पेंटिंग बनाई, 50 पेंटिंग्स। बीमा ने भी 50 पेंटिंग बनाई थी और मनन ने भी, लेकिन हमसे ओनली किसका अमाउंट पूछा है, बीमा का। बीमा का टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट का मतलब है जैसे 4,000 प्लस 4,400 प्लस 4,800 प्लस 5,200 और ऐसे आगे ऐड करते जाए, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एपी में इसके लिए एक आसान फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, और वो होता है बच्चा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम उसकी टोटल अमाउंट निकाल लेंगे बीमा को जो मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ मनी बीमा गेट होगा S50, क्योंकि उसने टोटल 50 पेंटिंग बनाई है बच्चा। तो n की जगह 50 डालेंगे, फॉर्मूला में 50 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इन केस ऑफ बीमा 4,000 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4,000 प्लस n माइनस 1, n तो 50 लिया है बच्चा हमने, 50 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बीमा के केस में 400, तो मल्टीप्लाई बाय 400। सॉल्व कर लो बच्चा, तो ये 25 हो गया कट के। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8,000 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 8,000 प्लस 49 इंटू 400, पहले 2 जीरो डाल दो इसके 400 के, और 49 इंटू 4, 50 इंटू 4 हमारा 200 होता है, उसमें से 4 कम कर देंगे 19600। ठीक है बच्चा, तो ये इसका होगी कैलकुलेशन। अब 25 इंटू 8,000 में अगर हम 19,600 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 27,600। अब 25 इंटू 27600 करेंगे, पहले 2 जीरो डाल दो और 25 इंटू 276 करके हम देख लेंगे मल्टीप्लाई करके, और वो आएगा बच्चा 6900। तो टोटल अमाउंट बीमा गेट इन ऑल होगा 6,90,000। टोटल 50 पेंटिंग के उसको 6,90,000 रुपीज मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे, और थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 चॉइस हैं। तो पहले हम फर्स्ट चॉइस को देखते हैं बच्चा। इसमें लिखा है इफ बोथ द मनन एंड बीमा मेक पेंटिंग एट सेम पेस, यानी कि सेम स्पीड से वो पेंटिंग बना रहे हैं। फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग, ध्यान से समझो, फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच बीमा विल गेट मोर मनी देन मनन। ऐसी पहली पेंटिंग निकालनी है, ऐसे मतलब कौन सी पेंटिंग होगी, फर्स्ट पेंटिंग ऐसी कौन सी होगी जिसमें बीमा को मनन से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो बच्चा, फर्स्ट पेंटिंग में मनन को ज्यादा अमाउंट मिल रहा है बीमा से, सेकंड पेंटिंग में भी मनन को ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, फोर्थ पेंटिंग तक जहां तक हम देखते हैं अभी तो मनन को ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। क्या ये कंटिन्यूएशन रहेगी कि हमेशा मनन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, या वो बराबर हो सकता है, या बीमा का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है मनन से। तो देखो बच्चा ध्यान से देखो, फर्स्ट पेंटिंग में जो डिफरेंस है अमाउंट में 2,000 का है। देखो ये मनन की फर्स्ट पेंटिंग देखो 6,000 की, और बीमा की फर्स्ट पेंटिंग ₹4,000 की है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2,000 का। अब सेकंड में डिफरेंस कितने का रह गया, 6,200 माइनस 4,400, 1,800 का डिफरेंस देखो कम होता जा रहा है। अब आगे डिफरेंस और कम हो गया बच्चा, अब डिफरेंस रह गया 1,600 का थर्ड पेंटिंग में। फोर्थ पेंटिंग में डिफरेंस 1,400 का रह गया। अब आगे फिफ्थ पेंटिंग में जाएंगे तो 200 रुपए डिफरेंस और कम होता जाएगा। अब जो है बीमा का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ तो मनन का भी रहा है लेकिन कम कम उस पर बढ़ रहा है, कम रेट पे बढ़ रहा है, मतलब 200 बढ़ रहा है लेकिन बीमा का अमाउंट 400 के रेट पे बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बीमा का अमाउंट मनन के अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा। ओके, और हो सकता है कि एक पेंटिंग ऐसी भी हो जिसके लिए दोनों को बराबर मनी मिले, इट इज पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन हमें तो ये निकालना है कि ऐसी कौन सी पेंटिंग होगी, कौन से नंबर की पेंटिंग होगी, जैसे फिफ्थ पेंटिंग होगी या सिक्स होगी या सेवंथ होगी, कि जिसमें बीमा को मनन से ज्यादा अमाउंट मिलेगा उस पेंटिंग के लिए। तो हम वो मान लेते हैं कि एनथ पेंटिंग ऐसी है दोनों की जिसमें बीमा का अमाउंट ज्यादा है। अब बीमा की एनथ पेंटिंग को हम एन से डोनेट करेंगे बेटा, और वो ग्रेटर होगी मनन की एनथ पेंटिंग से। ठीक है, तो इसमें हमें एक तरह से एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अभी मैंने आपको बताया भी था, ए प्लस एन माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो अब देखो बीमा की एपी को ऑब्जर्व करना, बीमा वाली एपी को। ए क्या है बीमा के केस में 4,000 फर्स्ट टर्म यानी कि, और एन हमें फाइंड करना है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है बीमा के केस में 400, तो मल्टीप्लाई बाय 400 ग्रेटर देन एनथ टर्म इन केस ऑफ मनन।
वो क्या होगी बच्चा, उसकी फर्स्ट टर्म 6000 है प्लस n माइनस 1d करना है, तो n को हम n ही रखेंगे, n की वैल्यू में निकालनी है, और मल्टीप्लाई बाय d कितना है बच्चा मनन के केस में 200। अब क्या करो, ये 4000 को अभी एज इट इज लिख दो, और जो ये 400 है ना बच्चा, ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 400n माइनस 400। अब ग्रेटर देन, ध्यान से समझना बच्चा, 6000 प्लस 200n, और n 200 को माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 200। अब n वाली टर्म LHS में ले लो बच्चा, 400n यहाँ पर ऑलरेडी है LHS में, और RHS में हमारे पास प्लस 200n है, तो इसको हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 200n हो जाएगा। इधर क्या बच गया बच्चा, 6000 माइनस 200, तो इन दोनों का 5800 लिख देते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ 5800 बच गया। और बच्चा यहाँ से प्लस 4000 उधर जाके माइनस 4000 हो जाएगा, और माइनस 400 इधर आके प्लस 400 हो जाएगा। अब 400 माइनस 200n हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को लेते हैं, पहले 5800 में से 4000 माइनस करते हैं तो 1800 होता है, और 1800 में 400 ऐड करेंगे तो बच्चा हमें मिलेगा 2200, और n जो है ना ग्रेटर देन 2200 अपॉन 200 हो जाएगा, और ये कट हो जाएगा, तो n हमारा ग्रेटर देन 11 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है जो n से नेक्स्ट बड़ा नंबर है कौन सा 11 के बाद, 12, यानी कि 12th पेंटिंग जो होगी ना बीमा की, उसके लिए उसे मनन से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि n हमारा ग्रेटर देन 11 है, और 11th पेंटिंग के लिए दोनों का अमाउंट सेम होगा। आप A11 और A12 दोनों का कैलकुलेट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करके देख लेना। बच्चा हम स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही बना लेंगे, तो हम स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो जो मैंने मार्क कर रहा हूँ, बीमा विल गेट मोर मनी देन मनन यहाँ तक फॉर 12th पेंटिंग। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की सेकंड चॉइस अब हम करेंगे। इसमें लिखा है सना's फ्रेंड, सना की फ्रेंड है आरती, उसने हायर किया मनन और बीमा को। मनन और बीमा जो पहले सना के लिए पेंटिंग बना रहे थे, अब उनको उस सना की फ्रेंड आरती ने हायर कर लिया टू मेक पेंटिंग फॉर हर। और वो पेंटिंग किसके लिए बनाएंगे, अब वो पेंटिंग किसके लिए बनाएंगे बच्चा, आरती के लिए, एट द सेम रेट एज फॉर सना, जितना रेट सना के लिए था ना, यानी कि एपी हमारी सेम रहेगी। मनन फर्स्ट पेंटिंग के लिए 6000 और 200 रुपीज़ बढ़ रहा था, इंक्रीमेंट मिल रहा था उसको फॉर एवरी पेंटिंग। ऐसे बीमा के लिए भी सेम एपी रहेगी, फर्स्ट पेंटिंग के लिए 4000 और फिर 400 अमाउंट बढ़ता जा रहा था, तो सेम रेट रखना है। अब आगे लिखा है बच्चा, आरती हैड बोथ द पेंटर मेक द सेम नंबर ऑफ पेंटिंग। अब आरती ने क्या किया, दोनों पेंटर को कहा कि तुम सेम नंबर ऑफ पेंटिंग बनाओगे, ठीक है, और तुम्हें सेम अमाउंट ऑफ मनी इन टोटल मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ पेंटिंग भी दोनों की सेम होगी और टोटल अमाउंट ऑफ मनी भी दोनों का सेम होगा। टोटल मीन्स सम, यानी कि सम ऑफ मनन किसके इक्वल होगा बच्चा, सम ऑफ बीमा के, दोनों का सम इक्वल होगा, यानी कि सम ऑफ एन टर्म। और क्योंकि एन मैंने इधर क्यों लिया दोनों में, क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ पेंटिंग भी सेम है, सेम पेंटिंग है, मेक द सेम नंबर ऑफ पेंटिंग्स, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इधर एन और एन आ जाएगा। तो एस एन हम इधर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का। एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चा एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। तो पहले हम ये फॉर्मूला कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर पहले मनन के लिए कर देते हैं एन अपॉन 2 और 2a स्मॉल ए लेंगे मनन के लिए, देखो बच्चा स्मॉल ए था, मैंने पहले एज्यूम किया हुआ है, एन माइनस 1d, एन तो हमें फाइंड करना है, और इसका स्मॉल डी, और इज इक्वल टू बीम के लिए ध्यान से समझना बच्चा, एन अपॉन 2 ही रहेगा, क्योंकि एन तो दोनों के लिए सेम रखना है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेंटिंग बोला हुआ है क्वेश्चन में, और 2 इंटू कैपिटल ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ बीमा हमने कैपिटल ए से ली है, एन माइनस 1 कैपिटल डी, क्योंकि बीमा के लिए जो हमने कॉमन डिफरेंस लिया था उसको कैपिटल डी से डोनेट किया था। तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। अब एन अपॉन 2 कट हो जाएगा। अब हम वैल्यूज डालेंगे बच्चा, 2 इंटू ए, स्मॉल ए कितना है 6000 मनन की एपी की फर्स्ट टर्म, प्लस एन हमें निकालना, तो एन को हम एन लिखेंगे एन माइनस 1d, और डी क्या है बच्चा मनन के केस में 200, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बच्चा, 2 इंटू कैपिटल ए यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ बीमा 4000 प्लस एन माइनस 1 कैपिटल डी, जो कि बच्चा कॉमन डिफरेंस है इन केस ऑफ बीमा, और वो कितना है बच्चा 400 मल्टीप्लाई बाय 400। अब बच्चा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देखो बच्चा कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 12000 और 200 को n से करेंगे 200n
माइनस 200 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 8000 और 400 को n से करेंगे प्लस 400n और 400 को 1 से करेंगे तो बच्चा माइनस 400 हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे हम, एन वाली टर्म LHS में रख लेते हैं, 200n माइनस 400n इज इक्वल टू RHS में हमारे पास क्या क्या बच गया बच्चे, 8000 माइनस 400 और LHS से RHS में 12000 को ले जाएंगे तो प्लस 12000 से माइनस 12000 हो जाएगा और जो ये माइनस 200 है इधर आके प्लस 200 हो जाएगा। अब 200n माइनस 400n हमारा माइनस 200n होगा इज इक्वल टू, अब 8000 माइनस 400 7600 माइनस, अब इन दोनों का देखते हैं बच्चा माइनस प्लस माइनस, 12000 में से अगर हम 200 माइनस करते हैं तो हमारे पास 11800 आता है, साइन बढ़ेगा तो माइनस 11800 हो जाएगा। अब माइनस 200n इज इक्वल टू, इधर प्लस माइनस माइनस, 11800 में से अगर हम 7600 माइनस करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, 4200, ओके, और साइन ग्रेटर का माइनस 4200। अब n की वैल्यू होगी बच्चा माइनस 4200 अपॉन माइनस 200, ओके, तो ये और ये माइनस कट जाएगा तो इधर हमारे पास 21 आ जाएगा, n21। तो नंबर ऑफ पेंटिंग्स हमें निकालना था ना, हाउ मेनी पेंटिंग डिड आरती गेट फ्रॉम ईच पेंटर, तो हमारी आंसर स्टेटमेंट रहेगी आरती विल गेट 21 पेंटिंग फ्रॉम ईच पेंटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा है कि इन द गेम ऑफ आर्चरी अ बो इज यूज्ड टू शूट एरो एट अ टारगेट बोर्ड। देखो बच्चा, बो एंड एरो इस तरह का होता है। देखो ये है बो है, बो को हम क्या कहते हैं, कमान, और जो ये है बच्चा एरो है, तीर, जिसे हिंदी में तीर कहते हैं। तो ये बो एंड एरो हो गए। अब इससे ना हम एक टारगेट बोर्ड को हिट कर रहे हैं। जैसे देखो ये टारगेट बोर्ड है, एक डायग्राम बना हुआ है, तो उसको हम हिट कर रहे हैं। और ये जो टारगेट बोर्ड है ना इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सेक्शन, और जो ये बोर्ड है 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सेक्शन में डिवाइड है। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं इस बात का ध्यान से समझना बच्चा, 2 और मोर सर्कल, 2 या उससे ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, डिफरेंट रेडियस हो, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। जैसे कि मान लो ये एक सर्कल है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये व्हाइट कलर का सर्कल है, तो इसका सेंटर क्या है O, और रेडियस क्या है बच्चा, O से लेके यहां तक 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट है, तो यहां पर भी 1 यूनिट है, देखो 1, तो ऑल रेडाई इक्वल होते हैं किसी भी सर्कल के, तो इसका रेडियस 1 यूनिट हो गया। अब इसके बाहर एक और सर्कल है, देखो ये ध्यान दो बच्चा पॉइंटर पे, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो इस सर्कल का भी सेंटर O है, सेंटर तो O है लेकिन रेडियस कितना है बच्चा, 2 यूनिट। ये काम आएगा मैं रेडियस, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना रेडियस का यूज होगा, 2 यूनिट। अब बच्चा, अब थर्ड सर्कल ये वाला है, देखो पॉइंटर पे ध्यान देना आगे, तो इसका सेंटर तो O ही है लेकिन रेडियस O से लेके 3 तक यानी कि 3 यूनिट है। और फाइनली एक आउटर मोस्ट सर्कल है और उसका भी सेंटर O है लेकिन रेडियस क्या है बच्चा, देखो O से लेके यहां तक 4 यूनिट, तो 4 यूनिट आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस है। और जो बच्चा ये 4 सर्कल्स है ना, 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस बोर्ड को 4 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। देखो एक सेक्शन ये वाला हो गया, व्हाइट वाला पोर्शन, फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन हो गया, ये थर्ड सेक्शन हो गया, और ये फोर्थ सेक्शन हो गया। टोटल 4 सेक्शन है। और आगे लिखा है ई सेक्शन कैरी डिफरेंट पॉइंट, हर सेक्शन के डिफरेंट पॉइंट है इन द फिगर। और इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, इफ एन एरो लैंड ऑन द बाउंड्री द इनर सेक्शन पॉइंट्स आर अवॉर्डेड। अगर मान लो वो एरो जो है वो बाउंड्री पे लाई करता है किसी सर्कल का, तो उसका अंदर वाले सेक्शन के पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये व्हाइट वाले पोर्शन पे एरो लैंड करता है तो 30 पॉइंट मिलेंगे, चाहे उसकी बाउंड्री पे क्यों ना करे, ठीक है। अगर बच्चा ये सेकंड सेक्शन में कोई पॉइंट लाई करता है या उसकी आउटर बाउंड्री पे लाई करता है, अगर आउटर बाउंड्री पे भी कोई पॉइंट लाई करता है तो उसको इनर सेक्शन वाले पॉइंट मिलेंगे। यानी कि अभी इनर सेक्शन जो सेकंड सेक्शन है वो किस शेप में है, रिंग की शेप में, तो 20 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह से थर्ड सेक्शन के देखो वो भी रिंग की शेप में है। एरो जो है बच्चा अगर थर्ड सेक्शन में कहीं हिट करे या उसकी आउटर बाउंड्री पे हिट करे तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और आउटर मोस्ट रिंग में अगर एरो हिट करता है या उसकी आउटर बाउंड्री पे हिट करता है तो 5 पॉइंट मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है, एक एक करके हम इसके पार्ट्स करते हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है आफ्टर शूटिंग 2 एरो शूट करने के बाद रोहन का स्कोर 25 पॉइंट्स था, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, राइट 1 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर ईच एरो दैट लैंडेड ऑन द टारगेट। हमें 1 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट लिखना है फॉर ईच एरो, 2 एरो
उसने लैंड करे है ना टारगेट बोर्ड पे, तो उसके लिए ईच के लिए दोनों एरो के लिए एक एक कोऑर्डिनेट और पॉइंट बताने हैं। तो अब कितने एरो शूट करें बच्चा? 2 एरो, एरो 2 है, और स्कोर कितना बना उसका? 25। अब 25 स्कोर कैसे कैसे बन सकता है? अगर बच्चा दोनों एरो 5 पॉइंट वाले पे लाई करते हैं, 5 पॉइंट वाले सेक्शन में लाई करें, तो 5 + 5 स्कोर कितना हो जाएगा? 10। लेकिन हमें 10 स्कोर नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? 25। तो 25 कैसे बनेगा? अगर हम 5, एक एरो हम मान लो 5 पॉइंट वाले सेक्शन में लैंड करवाए और एक पॉइंट हम 20 पॉइंट वाले सेक्शन में लैंड करवाए, तो हमारा स्कोर 25 हो जाएगा। देखो बच्चा, जब 5 पॉइंट वाले सेक्शन में लैंड करा तो 5 हो गया। अब अगर एरो 20 पॉइंट वाले सेक्शन पे हिट करेगा तो 20 पॉइंट मिलेंगे, और 5 + 20 25 पॉइंट्स। तो जो दोनों एरोज है ना, में से एक एरो इस वाले रीजन में लाई करेगा। देखो बच्चा, जो आउटर मोस्ट सेक्शन है वहां पर कहीं पर भी वो कर सकता है। तो वन सेट ऑफ ईच एरो हमें निकालना है, ईच एरो के लिए एक एक सेट निकालना है। तो हम यहाँ पर मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, तो हम पॉइंट कहीं पर भी मार्क कर दें और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। मान लो जो 5 पॉइंट वाला सेक्शन है उसका पॉइंट यहाँ पर है, तो ये देखो बच्चा, अगर ग्राफ से देखें हम इसको, तो कितने यूनिट आ रहा है? 2 यूनिट आ रहा है एक्स पे, एक्स पे 2 यूनिट है, और वाई पे अगर ध्यान दें तो बच्चा कितनी यूनिट है? इस पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ जाए तो 3 यूनिट। तो 2 और 2,3 एक पॉसिबल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब सेकेंड एरो के लिए हम कहाँ देखेंगे? 20 पॉइंट वाले सेक्शन में। 20 पॉइंट वाला सेक्शन कौन सा है बच्चा? ये वाला, पॉइंटर पे ध्यान देना। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम ले तो एक्स की वैल्यू हम एक तो 1.4 अप्रोक्स ले सकते हैं, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा वो भी ध्यान से समझना बच्चा। देखो वाई कोऑर्डिनेट तो होगा 0.6 करके, तो ये 2 पॉइंट हमारे हो जाएंगे ईच एरो के लिए, ठीक है। एरो 1 के लिए 2,3 और एरो 2 के लिए 1.4, 0.6। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर ये होगा। और ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन के मोर देन वन आंसर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट इन्फिनाइट पॉइंट्स हम इसमें से निकाल सकते हैं, दोनों सेक्शन में से, 5 पॉइंट वाले सेक्शन में से भी और 20 पॉइंट वाले सेक्शन में से भी। अब हम आगे करते हैं सेकंड पार्ट को इस क्वेश्चन के। अब सेकंड पार्ट में क्या है? इफ वन प्लेयर एरो लैंड ऑन 2,2.5, एक प्लेयर का एरो कहां लाई करता है? 2,2.5, ठीक है। जब हमने हिट करा इस बोर्ड पे, तो जो पॉइंट आया ना जहां पर एरो ने हिट किया था, उसके कोऑर्डिनेट कितने थे? 2,2.5। और हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी पॉइंट्स, पॉइंट्स यानी कि उसका स्कोर क्या रहेगा, विल बी अवॉर्डेड टू द प्लेयर, प्लेयर को अवार्ड होंगे कितने पॉइंट्स। तो जब भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन में हमें ये निकालना होगा कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे? जो गिवन पॉइंट होंगे ना, जो गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे किस फॉर्म में है? एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, उसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ओरिजिन से। ओरिजिन क्या है बच्चा? ये 0। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चा √(x² + y²। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो और कैसे डिटरमाइन करेंगे वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट 2,2.5। ओके, तो निकालते हैं पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से। तो 2² + 2.5 होल स्क्वायर, तो 2² बचा हमारा 4 हो जाएगा, और 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा, इज इक्वल टू √4 + 6.25 करेंगे तो हमें 10.25 मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट बच्चा हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे 10.25। तो डेसिमल से पहले हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो इसमें एक ही पेयर बन रहा है, और डेसिमल के बाद वाले नंबर की स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट से भी करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो एक ही पेयर बन रहा है। अब हम देखते हैं कि 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं बच्चा। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 × 1 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 × 2 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 × 3 9 परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 × 4 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा लेंगे? 9 है, 3 3 9, क्योंकि 16 तो बड़ा जा रहा है 10 से, तो हम लिखेंगे 3 इधर और 3 इधर, 3 × 3 9। ओके, और यहाँ पर 10 में से 9 माइनस करेंगे, 10 - 9 1। अब नेक्स्ट स्टेप, जो यहाँ नंबर आया ना 3, उसमें उसकी लास्ट डिजिट 3 की लास्ट डिजिट 3 ही होगी, तो हम वो ऐड कर देते हैं। 3 + 3 6 हो जाएगा इधर। और जो ये 25 है नेक्स्ट पेयर, उसको हम नीचे ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट डाल देंगे 3 के बाद। अब हम 6 के आगे ऐसा एक नंबर लगाएंगे, कोई भी नंबर लगाएंगे, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर 125 के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे जस्ट स्मॉल होना चाहिए। तो मान लो 6 के आगे मैं 1 लगाता हूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बच्चा देखो क्या आता है? 61 आता है। तो अगर हम 6 के आगे 2 लगाएं और 2 से ही मल्टीप्लाई करें
तो 124। अब अगर हम 6 के आगे 3 लगाएं और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 189 हो जाता है, तो 189 तो बड़ा हो गया, तो हम 124 ले लेंगे। तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, 62 टू द 124 और यहाँ 124, हम 1 प्लेस तक ही निकालेंगे। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 2,2.5 फ्रॉम ओरिजिन इज 3.2 यूनिट। 3.2 यूनिट इसका डिस्टेंस हो गया। अब अच्छा, इसका पॉइंट्स निकालने की इस प्लेयर को कितने पॉइंट्स मिले वो हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझना। अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, वो किस फॉर्म में होता है, पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में। अगर वो डिस्टेंस बच्चा 1 यूनिट या उससे कम आए, ध्यान से सुनना, 1 यूनिट या उससे कम, तो वो फर्स्ट वाले रीजन में लाई करेगा, यानी कि ये फर्स्ट रीजन है, इसमें लाई करेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस बच्चा 2 यूनिट आए या उससे कम आए लेकिन 1 यूनिट से ज्यादा हो, ध्यान से सुनना, 2 यूनिट हो या उससे कम हो लेकिन 1 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए, तो वो सेकंड रीजन में जो पॉइंट है उतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस केस में प्लेयर को 20 पॉइंट मिलेंगे और जो अंदर वाला रीजन है 30 पॉइंट होते हैं। अब आगे करते हैं, अगर मान लो जो पॉइंट हमें गिवन है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट या उससे कम, ध्यान से सुनना, 3 यूनिट या उससे कम लेकिन 2 यूनिट से ज्यादा हो, यानी कि वो कौन से सेक्शन में लाई करेगा, 10 पॉइंट वाले सेक्शन में, तो उसका स्कोर ऑब्वियसली 10 पॉइंट हो जाएगा। ओके बच्चा, और अगर मान लो कि अगर डिस्टेंस 4 यूनिट या उससे कम हो लेकिन 3 यूनिट से ज्यादा हो, तो स्कोर जो है ना बच्चा 5 पॉइंट वाले सेक्शन से हमें मिलेगा, और 5 पॉइंट यानी कि टोटल स्कोर उसका 5 पॉइंट्स रहेगा। तो अभी हमारा क्या आया बच्चा, 3.2 यूनिट। अब 3.2 यूनिट कौन से सेक्शन में लाई करेगा, 3 यूनिट से ज्यादा है लेकिन 4 यूनिट से स्मॉलर है, तो वो 5 पॉइंट वाले सेक्शन में लाई कर रहा है। तो प्लेयर का स्कोर क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का कर लिया है। अब बच्चा इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में 2 चॉइसेस हैं, तो इसकी पहली फर्स्ट चॉइस हम करते हैं। इसमें लिखा है वन ऑफ द रोवन एरो लैंडेड ऑन पॉइंट 1.2, 1.6। जो रोवन का एक एरो ना किस पॉइंट पे लाई कर रहा है बच्चा, 1.2, 1.6 पे, ये माइंड में रखो। ओके, और आगे लिखा है ही वांट इज सेकंड एरो, अब वो चाहता है कि उसका सेकंड एरो लैंड करे, कहां पर लैंड करे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन ये वाला हो गया, ठीक है, एंड फर्स्ट एरो, और जहां पर फर्स्ट एरो लाई कर रहा है उस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, किससे, ओरिजिन से ज्वाइन कर रही है, तो उसके ऊपर लाई करे सच दैट ही गेट 10 पॉइंट्स, और इस तरह से लाई करेगी उसको 10 पॉइंट्स मिल जाए। ओके, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये 1.2, 1.6 है पॉइंट, ये इस आर्चरी बोर्ड पे कहाँ लाई करेगा, तो उसके लिए हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस निकालना है हो ओरिजिन से, तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि x हमारा 1.2 है, तो 1.2 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, और 1.2 स्क्वायर होगा 1.44, और 1.6 स्क्वायर होता है बच्चा 2.56। अब 1.4 प्लस 2.56 इज 4.00, और 4.00 को हम 4 भी लिख सकते हैं, 0.0 हटा के, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो गया, 2 यूनिट, यानी कि जो ये गिवन पॉइंट है, फर्स्ट एरो का जो पॉइंट है वो जो है ना बच्चा 2 यूनिट अवे है ओरिजिन से। तो 2 यूनिट अवे देखो बच्चा कहाँ होगा, वो ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले सर्कल के रेडियस को, तो यानी कि वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, जो ये पॉइंट है 1.2 सेकंड वाले सर्कल के ऊपर, और क्योंकि दोनों पॉजिटिव है 1.2 और 1.6, तो ये पॉइंट जो है बच्चा सर्कल के ऊपर लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो मान लो ये पॉइंट यहां लाई करता है, तो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं बच्चा P। तो ये P पॉइंट है 1.2, 1.6। अब इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ही वांट सेकंड एरो टू लैंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन विद दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट और ओरिजिन को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देते हैं हम। देखो बच्चा लाइन बोली है, ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट नहीं बोली। तो लाइन जो होती है ना बच्चा दोनों तरफ से एक्सटेंड करती है, तो इधर से भी और इधर से भी। अब जब पॉइंट लाई करेगा ना इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसे 10 पॉइंट मिलने चाहिए। अब 10 पॉइंट के लिए कौन सा सर्कल में मिल रहा है, फर्स्ट वाले में तो नहीं मिल रहा, फर्स्ट सेक्शन में ना, सेकंड सेक्शन में मिल रहा है, थर्ड सेक्शन में 10 पॉइंट्स है। और वो कहां से कहां तक है 10 पॉइंट्स, इस लाइन के ऊपर 10 पॉइंट्स यहां से यहां तक है। तो यहां से यहां तक हम कोई भी पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बच्चा ऑन द सर्कल पॉइंट लेना आसान रहेगा, क्योंकि यहां से हम रेशियो आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हमें रेशियो चाहिए होगा, तो रेशियो आसानी से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ लेते हैं तो हमें रेशियो लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, अगर हम बीच में कहीं ले तो हम ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और इस पॉइंट को मैं क्यू से डोनेट कर लेता हूँ, और क्यू एक्स कॉमा वाई है सपोज, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये पॉइंट पी है ना बच्चा 1.2, 1.6, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया, किसके लिए,
ओपी ओ क्यू लाइन सेगमेंट के लिए, ओ क्यू लाइन सेगमेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया। तो अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी ध्यान से समझो बच्चा। अब देखो इस पॉइंट से पहले, पी वाले पॉइंट से पहले हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला है, तो दो पार्ट है। तो ये रेशियो पी से पहले हमारा जो रेशियो का पार्ट होगा 2 होगा, और उसके बाद पी के बाद पी से क्यू तक कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको, एक ही पार्ट दिख रहा है। तो रेशियो क्या रहेगा, एम रेशियो एन 2:1। तो हमारा रेशियो एम रेशियो एन क्या हो जाएगा बच्चा, 2:1। अब हम सेक्शन फॉर्मूला में ये वैल्यू डालेंगे और इसको इक्वल लिख देंगे किसके, तो ये जो पॉइंट है P 1.2, 1.6 के, तो यहाँ भी हम P लिख देते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये दोनों पॉइंट क्या हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन है। सेक्शन फॉर्मूला से हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ओके बच्चा, अब P M हमारा कितना है 2 है, तो M की जगह 2, x2 क्या रहेगा बच्चा, ध्यान दो, x2 हमारा x है, x2 x है, तो 2 इंटू एक्स प्लस n कितना है 1, और x1 कितना रहेगा, x1 जो है ना बच्चा वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से मिलेगा, x1 और y1। तो x1 हमारा 0 है, देखो ये x1 ये y1, देखो इधर फिगर में देखना, तो 1 इंटू 0 अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 + 1 कॉमा, अब इधर भी my2 है, तो m तो हमारा 2 है, अब y2 क्या रहेगा बच्चा, y2 हमारा y रहेगा, तो 2 इंटू वाई, 2y डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस n तो 1 है, और y1 क्या होगा बच्चा 0, तो 1 इंटू 0 अपॉन 2 + 1, ओके, इज इक्वल टू P 1.2, 1.6। अब देखो बच्चा P ये 2 × x 2x हो जाएगा, और 1 इंटू 0 होता है, तो प्लस 0 हम ना भी लिखे तो चलेगा क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो फिर सेम नंबर मिलता है, तो 2x + 0 2x लिख देते हैं डायरेक्ट, अपॉन में 3 कॉमा, ऐसे इधर 1 इंटू 0 और इधर क्या बच जाता है बच्चा 2y अपॉन में 3, और इज इक्वल टू P 1.2, 1.6। अब इस इक्वेशन की दोनों पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करें, LHS को RHS से कंपेयर करें, तो 2x अपॉन 3 किसके इक्वल है 1.2 के, और बच्चा 2y अपॉन 3 किसके इक्वल आएगा 1.6 के। ओके बच्चा, अब 2x इज इक्वल टू, अब 3 को 1.2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 3.6, और x इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2 विच इज 1.8, तो x की वैल्यू हमारी 1.8 आ गई। अब y की वैल्यू निकालें तो कैसे होगा बच्चा, 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 1.6 यानी कि 4.8, और y इज इक्वल टू 4.8 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल टू 2.4, और y हमारा 2.4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या हुए, तो वन पॉसिबल पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, हम क्वेश्चन में से स्टेटमेंट लेंगे, ऑफ द सेकंड एरो लैंडिंग मार्क इज इक्वल टू x 1.8 है, तो 1.8 y कोऑर्डिनेट 2.4, तो हमारा आंसर होगा 1.8 2.4। तो की सेकंड चॉइस को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। इसमें लिखा है एरो लैंडेड ऑन द बाउंड्री, एरो जो है ना एक बाउंड्री पे लैंड करा किसी एक सेक्शन की, और इस वर्थ 20 पॉइंट, और उस सेक्शन के जो वर्थ थी ना वो 20 पॉइंट थी, तो 20 पॉइंट कौन से सेक्शन की वर्थ है, फर्स्ट सेक्शन की तो बच्चा 30 पॉइंट है, जो सेकंड वाला सेक्शन है ना उसकी वर्थ 20 पॉइंट्स है, तो उसकी बाउंड्री पे लाई करा है पॉइंट, तो बाउंड्री पे तो कितनी यूनिट है 2 यूनिट, और यहां से लेके यहां तक देखे तो ये रेडियस माना जाएगा, और ये 2 यूनिट है यहाँ, ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट इस वाले सर्कल का रेडियस हो गया, ठीक है 2 यूनिट। तो और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 यूनिट, ठीक है, जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से इस पॉइंट का जहां पर एरो लाई करा वो कितना है 2 यूनिट, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ लैंडिंग मार्क वर ऑफ द फॉर्म m, -m, और जो इसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के वो कितने दिए बच्चा m, -m की फॉर्म में, ठीक है, और हमें निकालना है कि फाइंड ऑल सच कोऑर्डिनेट, यानी कि m, -m के जितने भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स है वो हमें निकालना है। अब कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा, अभी तो देखो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था √(x² + y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब हम इस रूट के साइन को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट का साइन हमारा हट जाएगा, ओके, x² + y² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा इधर 4 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x² + y² इज इक्वल टू 4, ओके।
अब x की जगह हमें m लेना है, m स्क्वायर, और y की जगह माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चा, इधर m स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा, माइनस m का स्क्वायर, माइनस m इंटू माइनस m स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट बच्चा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब m स्क्वायर 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2, और इधर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 2 लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, तो m की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आई। अब बच्चा दो, इसमें दो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, कैसे मैं समझाता हूं। अगर हम m को पॉजिटिव रूट 2 लें तो m की जगह मैं पॉजिटिव रूट 2 लिखूंगा, और माइनस m क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2। ओके, और सेकंड पेयर क्या बनेगा, सेकंड पेयर में हम m को माइनस रूट 2 लेंगे, m की जगह देखो जो ये m है उसकी जगह माइनस रूट 2 लिखेंगे, और फिर माइनस m क्या होगा, माइनस m होगा, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, देखो माइनस, तो ये वाला साइन हो गया जो ये माइनस है, और m की वैल्यू हमने माइनस रूट 2 लिया है, m की वैल्यू देखो इधर माइनस रूट 2 लिया, तो यहां पर भी माइनस रूट 2 डालेंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चा हमारा, माइनस रूट 2 कॉमा रूट 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, एक हो गया रूट 2 माइनस रूट 2, और सेकंड हो गया माइनस रूट 2 कॉमा रूट 2। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा है ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट, ड्रोन एयरक्राफ्ट होता है विदाउट एनी ह्यूमन पायलट, जिसमें कोई ह्यूमन पायलट नहीं होता, और उसको कंट्रोल करते हैं हम रिमोट से। देखो बच्चा, ये एक पर्सन है जीप में बैठा, ओपन जीप में, और वो उसके हाथ में एक रिमोट है, और ये ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है उस रिमोट से। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है ड्रोन, इट इंक्लूड इन पुलिसिंग, सर्विलेंस, फोटोग्राफी, प्रिसाइजन, एग्रीकल्चर, और काफ़ी जगहों पे एंड सो ऑन। ओके, अब आगे लिखा है डेविड यूज एन एडवांस ड्रोन विद हाई रेजोल्यूशन कैमरा। डेविड एक एडवांस ड्रोन को यूज कर रहा है जिसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। डूरिंग एन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन यानी कि जंगल में वो घूम रहा है, ओके, इन फॉरेस्ट रीजन विच कुड फ्लाई अप टू 100 मीटर हाई। और जो इसकी जो हाइट है ना ड्रोन की मैक्सिमम हाइट जहाँ तक वो जा सकता है वो है 100 मीटर। ये हम मार्क कर लेते हैं इसको, जो ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में हो सकता है कि यूज हो। अबव द ग्राउंड लेवल डेविड रोड ऑन अ ओपन जीप, डेविड किस में चल रहा है बच्चा, ओपन जीप में, टू गो डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाने के लिए, ठीक है। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ड्रोन विद रिस्पेक्ट टू ओपन जीप ऑन विच डेविड वाज राइडिंग इज शोन बिलो। ध्यान रखना है बच्चा इस इंफॉर्मेशन को, इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना। ये हो सकता है कि आगे यूज हो, कि उसकी इनिशियल पोजीशन ये है। देखो बच्चा, ये जीप में बैठा है और उसके एग्जैक्टली अबव ड्रोन है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है। और आगे क्या लिखा है, डेविड जीप स्टार्टेड मूविंग टू एंटर द फॉरेस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमें माइंड में रखना है कि वो किस एवरेज स्पीड से उसकी जीप चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्पीड से वो जा रहा है। ही साइमल्टेनियसली स्टार्टेड फ्लाइंग द ड्रोन, वो जीप के साथ साथ ड्रोन को भी फ्लाई करना स्टार्ट करता है, साइमल्टेनियसली एक साथ करता है, जीप भी चल रही है साथ में ड्रोन भी मूव कर रहा है, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ जीप, जिस डायरेक्शन में जीप मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ड्रोन भी मूव कर रहा है। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। अभी केस स्टडी हमने रीड कर ली है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चा। तो अब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चा। इसमें लिखा है डेविड रीच नियर वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। डेविड एक ट्री के पास पहुंचता है, और वो ट्री क्या है बच्चा, टॉलेस्ट है, सबसे लंबा ट्री है फॉरेस्ट में। ही स्टॉप द ड्रोन एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5√3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और वो ड्रोन को रोक देता है। कहाँ पर रोकता है, एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखो बच्चा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये स्लीपिंग लाइन है ना बच्चा, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहेंगे, ऑफ 5√3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। देखो टॉप ये हो गया, मैं इसको टी से मार्क कर लेता हूँ टॉप को, टॉप ऑफ द ट्री एट अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ, ये ध्यान से पढ़ना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, 65 मीटर बिलो इट्स मैक्सिमम वर्टिकल रेंज। और कि किस हाइट पे है, 65 मीटर नीचे है, जो इसकी मैक्सिमम वर्टिकल रेंज है। अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा था, तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी जहां तक ये फ्लाई कर सकता था, कुड फ्लाई अप टू 100 मीटर हाई। तो यही इसकी मैक्सिमम रेंज है इस ड्रोन की। ये जो ड्रोन है इतने 100 मीटर तक फ्लाई कर सकता है। तो मान लो ये 100 मीटर यहाँ तक है, वैसे तो इसके ऊपर होगा बच्चा, लेकिन अभी जगह नहीं है तो मैं यहीं तक मान लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चा हमारा, इससे इस डिस्टेंस से जो ये 100 मीटर डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो इससे कितने मीटर बिलो है बच्चा, 65 मीटर बिलो। तो जो ये हाईलाइट किया ना डिस्टेंस बच्चा मैंने, ये 65 मीटर है।
क्योंकि ऊपर से हमने 65 मीटर बिलो में नीचे जाना है, ऊपर से नीचे, तो 65 मीटर बिलो यहाँ हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया बच्चा, टोटल ऊपर तक 100 मीटर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ध्यान दो बच्चा, ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का डिस्टेंस, ड्रोन का जो हाइट है, हाइट ऑफ द ड्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, वो कितनी होगी बच्चा, 100 माइनस 65, और 100 माइनस 65 करते हैं, 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35 मीटर। तो जो ये ड्रोन का डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो 35 मीटर होगा। ओके बच्चा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चा, 35 प्लस 65 टोटल 100 मीटर हो गया। इतना क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ड्रोन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ड्रोन का, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री वॉज 30 डिग्री। अब टॉप ऑफ द ट्री पॉइंट ही था, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है बच्चा। देखो ये रे जा रही है, ये लाइन जा रही है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ। अगर ये लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही होती तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये से ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो ये हमें 30 डिग्री दिया है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो बच्चा, ट्री की हाइट कौन सी है, ये वाली, ये मैं इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी फिगर आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में बच्चा अपने आंसर शीट में, तो इसको लाइन से रिप्रेजेंट करना ट्री को। तो टॉप ऑफ द ट्री हमारा टी हो गया, और ये लेंथ किसके इक्वल है बच्चा, इस वाली लेंथ के इक्वल, जो मैंने मार्क करी है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, इसके इक्वल हाइट ऑफ द ट्री इस लेंथ के इक्वल होगी। अब इस लेंथ को हम x मीटर मान लेते हैं, तो हाइट ऑफ द ट्री भी फिर क्या हो जाएगी बच्चा, x मीटर। तो अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम हाइट ऑफ द ट्री बता सकते हैं कि जो x की वैल्यू वो हाइट ऑफ द ट्री है। अब कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू, ध्यान रखना बच्चा। तो यहाँ ड्रोन के जो ग्राउंड से हाइट है वो 35 मीटर है, तो ये वाले पोर्शन की हाइट क्या रहेगी बच्चा, जो ये ट्रैक जो मैंने यहाँ मार्क किया, ध्यान दो, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। अब x प्लस वाई हमारा 35 है। ओके, अगर हमें y पता चल जाए तो x तो हम निकाल ही सकते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 35 लिख के, और y की जगह 5 लिखेंगे और 35 माइनस 5 कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब y कैसे निकालें, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। कौन से ट्रायंगल में, इधर मैं नेम दे देता हूँ इस ट्रायंगल को, ए, ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला ए बी टी, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी टी। इसमें बचा ये हमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री के सामने वाली साइड बच्चा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जो ये वाई मीटर है ये परपेंडिकुलर है, और साथ वाली साइड बेस होती है, जो है जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं ना, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी ए बी हो गई और बेस हमारा बी टी हो गया। तो अब हम ऐसा रेशियो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया वो बच्चा पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इसको याद रखने का तरीका। और यहाँ पर होता है साइन, कॉस और टेन। अब पी अपॉन बी किस में आ रहा है बच्चा, देखो टेन वाले कॉलम में, तो हम टेन वाला रेशियो लेंगे ट्रिगो का, तो हम लिख देंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी टी, बेस बी टी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया ए बी अपॉन बी टी। अब टेन 30 अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना तो बच्चा इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या तो आपको लर्न होना चाहिए या उसे फॉर्म करने आना चाहिए, और फॉर्म करने की ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब ए बी हमारा कितना बच्चा y, और बी टी 5√3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, √3y इज इक्वल टू 1 इंटू 5√3 y इज इक्वल टू 5√3 अपॉन √3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने x की निकालनी है। अब x की वैल्यू क्या होगी बच्चा, x प्लस वाई टोटल किसके इक्वल है, 35 मीटर के, तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। अब y हमें पता है 5 मीटर है, तो y की जगह 5 लिख दो बच्चा, इज इक्वल टू 35। अब x इज इक्वल टू 35 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 30 मीटर, और हाइट ऑफ द ट्री भी क्या है बच्चा, x मीटर ही है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 30 मीटर। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। हमें एक सिचुएशन दी है और उस सिचुएशन को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, और साथ में हमें एक थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो इस डायग्राम में थीटा होगा, एक एंगल होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सिचुएशन को एक बार रीड करते हैं और फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या फिगर बनती है बच्चा। देखो इसमें लिखा है ड्रोन वॉज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30√3 मीटर। ड्रोन जो है ना बच्चा 30√3 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। देखो पहले हम एक ग्राउंड बना लेते हैं, और जो हाइट है ना बच्चा ड्रोन की, वो कितनी दी है, ड्रोन को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है बच्चा, 30√3 मीटर की हाइट पे एट अ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड जो है ना सेम है,
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मींस लाइक दिस, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, ये एरो से मैं दिखा रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, और उसको जब वो फ्लाई कर रहा है ना बच्चा, उसको एक जेब्रा दिखता है नियर द पॉन्ड राइट बिलो द ड्रोन, और जो जेब्रा है ना बच्चा ड्रोन के एकदम बिलो है, राइट बिलो मींस एकदम उसके नीचे, जैसे ड्रोन यहाँ है तो उसके एकदम नीचे जेब्रा है, जेड फॉर जेब्रा मैंने लिख दिया। ओके, अब ड्रोन ट्रेवल फॉर 30 मीटर फ्रॉम देयर, अब हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है ड्रोन, तो उसने 30 मीटर ट्रेवल कर लिया, मान लो यहाँ तक 30 मीटर है, ये 30 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया हॉरिजॉन्टली। इट कुड सी द जेब्रा, जेब्रा उसको अभी भी दिख रहा है एट द सेम प्लेस पे उसको दिखता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ थीटा फ्रॉम इट, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, और वो किसके साथ बनता है बच्चा, एक इमेजिनरी लाइन के साथ, जैसे ये मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है जो कि डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करी है, इसी के साथ बनेगा, और कहाँ से, ड्रोन की न्यू पोजीशन से, ड्रोन की न्यू पोजीशन को हम डी प्राइम ले लेते हैं, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है बच्चा, देखो कैसे जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जो लाइन है ना ऐसे जाएगी, और यहाँ पर हमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया ना वो थीटा है, वो हम यहाँ लिख देते हैं थीटा। अब ये डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया, अच्छा ड्रॉ कर लिया, अब हमें इस थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो थीटा देखो बच्चा यहाँ पर है, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स, तो थीटा की जो सामने वाली साइड है मैंने अभी आपको बताया था परपेंडिकुलर होती है, और साथ वाली साइड बेस होती है, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, परपेंडिकुलर और बेस tan में आता है, तो हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा में निकालना है तो अभी हम tan थीटा को tan थीटा ही लिखते हैं अभी, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चा 30√3, और बेस क्या होगा 30, तो 30√3 अपॉन 30, 30 और 30 कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब बच्चा tan थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे ना तो वो होता है बच्चा 60 डिग्री पे, तो tan 60 जो होता है बच्चा हमारा √3 होता है। अब अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बच्चा, देखो tan और tan कट गया, √3 और √3 कट गया, तो थीटा की जगह हमें क्या दिख रहा है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 डिग्री। हम करेंगे थर्ड पार्ट फर्स्ट चॉइस, इसमें लिखा आफ्टर 2 मिनट ऑफ स्टार्टिंग द एक्सपेडिशन, जंगल की सैर में जब वो निकला बच्चा उसके 2 मिनट बाद, बोथ द ड्रोन एंड जीप स्टॉप एट द सेम मोमेंट, सेम टाइम पे ड्रोन और जीप दोनों रुक गए, ठीक है स्टॉप हो गए, सो डैट ड्रोन कैन कैप्चर सम इमेजेस, ताकि जो ड्रोन है बच्चा कुछ इमेजेस यानी कि फोटो कैप्चर कर सके। आगे लिखा है द पोजीशन ऑफ द ड्रोन एंड द जीप, जो पोजीशन थी ड्रोन की और जीप की व्हेन दे स्टॉप इज एज शोन बिलो, तो उसको एक डायग्राम से दिखाया गया है, जब जीप और ड्रोन रुक गए स्टॉप हो गए तो उनकी पोजीशन को इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ड्रोन, हमें क्या फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द ड्रोन इन मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना स्पीड निकालनी है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करके, एंड शो योर वर्क, हमें पूरी वर्किंग के साथ इस क्वेश्चन को करना है, तो ध्यान से समझो बच्चा। अब ध्यान से समझना बच्चा, जो ये पिक्चर दी है ना ये स्टॉप करने के बाद की हमें दी हुई है, लेकिन जब एक्सपेडिशन स्टार्ट हुआ था 2 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, कि 2 मिनट बाद उन्होंने स्टॉप किया है, जो डेविड है 2 मिनट बाद उसने स्टॉप किया जीप को, और ड्रोन भी 2 मिनट बाद स्टॉप हुआ है, लेकिन 2 मिनट पहले क्या पोजीशन थी उसकी, इस तरह से थी यानी कि जीप यहाँ थी और उसके एग्जैक्टली अबव ड्रोन था। अब हमने क्या निकालना है स्पीड ऑफ द ड्रोन, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब हम देखते हैं कि जो ड्रोन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ध्यान दो बच्चा, अब ड्रोन ने ये डिस्टेंस कवर किया, देखो जो मैंने मार्क किया, एक बार आपको ये फिगर रीड्रॉ करनी होगी, जो क्वेश्चन में फिगर दी है वो भी ड्रॉ करनी होगी, और उसके बाद जो उसकी इनिशियल पोजीशन में स्टार्टिंग वाली पोजीशन जंगल एक्सपेडिशन से पहले की, स्टार्ट करने से पहले की, तो तब की ये पोजीशन है, तो ड्रोन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये हम मान लेते हैं कि x मीटर है, ये डिस्टेंस जो है x मीटर हम एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो जीप ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि जीप आगे बढ़ी होगी तभी तो ड्रोन आगे गया होगा बच्चा, तो अब ड्रोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक तो होगा ही जितना जीप ने कवर किया, और ड्रोन क्योंकि जीप से आगे चल रहा है, आगे हो गया, तो उसने ये डिस्टेंस भी कवर किया है, देखो बच्चा पॉइंटर पे ध्यान देना, जहाँ पर ये एंगल दिख रहा है 60 डिग्री का, वहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये 90 डिग्री के एंगल वाले तक का डिस्टेंस ड्रोन ने कवर किया, तो ड्रोन ने टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, जितना जीप ने किया प्लस ये वाला डिस्टेंस, इसको हम इनको नेम दे देते हैं बच्चा ट्रायंगल को, लाइक ABC, इस वाली पोजीशन को D दे देते हैं और इधर E दे देते हैं, ओके बच्चा। तो अब हमें निकालना क्या है EA हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यों ये निकालना है, देखो बच्चा क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए कवर बाय द ड्रोन, क्योंकि स्पीड के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम हम 2 मिनट लेंगे, ठीक है। अब तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस जिसे हम मान लेते हैं कि y है,
और ये z है, ठीक है, सी बी जेड डिस्टेंस है। अब पहले हम डिस्टेंस कवर बाय जीप निकाल लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस y। अब डिस्टेंस y निकालने के लिए बच्चा हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम का। स्पीड कितनी है जीप की, जो हमें केस स्टडी में दी हुई है 10, और टाइम कितना है बच्चा 2 मिनट। अब क्योंकि ये मिनट्स में है टाइम, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि स्पीड जो हमारी मीटर पर सेकंड में है। तो 2 इंटू 60 कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 इंटू 60 हमारे 120 सेकंड हो जाएंगे। तो 10 इंटू 120, तो 1200 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस y। अब डिस्टेंस कवर बाय हमें निकालना है ड्रोन, तो उसके लिए हमें ये z की वैल्यू चाहिए होगी। अब अच्छा z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। अब देखो बच्चा, इसमें एंगल क्या है 60 डिग्री, उसके सामने वाली साइड कौन सी है परपेंडिकुलर, जो कि हमें 50√3 मीटर दी हुई है, और जो बेस z है ये हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन 10, तो हम लिखेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया बच्चा 50√3 अपॉन में z। अब 10 60 होता है बच्चा √3 इज इक्वल टू 50√3 अपॉन z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो बच्चा, तो ये बनेगा हमारा √3z, z को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 50√3, और दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 50√3 अपॉन √3, क्योंकि जो √3 इधर z से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो LHS से RHS में जाने पे डिवाइड में चला जाएगा। तो z इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया बच्चा 50 मीटर, तो z की वैल्यू 50 मीटर हो गई, और y की वैल्यू कितनी है बच्चा 1200 मीटर। सो डिस्टेंस कवर बाय ड्रोन वो होगा 1200 प्लस 50, डेट मीन 1250 मीटर। अब हमें स्पीड निकालनी थी, अब स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस तो बच्चा हमने 1250 फाइंड किया है, और टाइम कितना है 2 मिनट, लेकिन अगेन इसको हम किस में करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में कितना होगा 120 सेकंड, तो ये कट हो गया 0। अब 125 डिवाइडेड बाय 12 हमारा होगा बच्चा 10.416 अप टू 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस तक मैंने क्यों लिया बच्चा, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है 2 प्लेस में, ठीक है। अब 2 प्लेस में राउंड ऑफ करने के लिए बच्चा हमें 3 प्लेसेस तक लेना होगा, और फिर देखना होगा जो थर्ड प्लेस है में अगर 5 या उससे ज़्यादा होगा, तो जो ये वाला प्लेस है जहाँ पर 1 लिखा है, तो वो उसमें एक ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 से नीचे होता, 6 जैसे 5 की जगह 6 की जगह 4 होता, या 3 होता, या 2 होता, तो ये 1 रहता। तो अभी के लिए क्या हो जाएगा बच्चा 10.42 राउंड ऑफ करके, तो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द ड्रोन हो गई 10.42 मीटर पर सेकेंड। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सेकेंड चॉइस। इसमें बच्चा क्वेश्चन में ना कुछ मिस्टेक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई है। वो कन्फ्यूजन क्या है ध्यान से समझना। जो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए हुए हैं इस ड्रोन से टाइगर तक के, ठीक है। कभी भी बच्चा एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनते, वर्टिकल लाइन और इसके हाइपोटेन्यूज के बीच में नहीं होते, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कैसे बनते हैं बच्चा ध्यान से समझना, जैसे ये राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज और इमेजिनरी लाइन के बीच में, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होती है, उसके बीच में बनते हैं। तो ये जो कहा गया ना, ये जो 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये गलत है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इस तरह से बनते हैं, ठीक है। या तो इनको इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन नहीं करना चाहिए था, सीधा लिख देते फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर, ठीक है। क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन अभी देखेंगे, लेकिन मैं पहले आपको करेक्शन करा दूं बच्चे इस क्वेश्चन में। तो अगर मान लो ये ऐसे दिया होता, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन ना होता, तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल 60 डिग्री निकाल सकते थे। अब बच्चा ये वाला देखो 30 डिग्री है और ये 90 है, और ये हमें फाइंड करना है, तो ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी से फाइंड करके 60 डिग्री ले सकते थे। लेकिन वो तब होगा जब इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया होगा, तब हम ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन करना था ना इसको, तो उनको ये करना चाहिए था यहाँ पर 30 के बजाय बच्चा 60 डिग्री लेना चाहिए था, ठीक है। यानी कि ये होना चाहिए था 60 डिग्री टू 45 डिग्री। तो अगर ये मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन लेके ही कर रहा हूँ, इसलिए फिगर एक बार रीड्रॉ करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो ध्यान से समझना बच्चा, पहले हम फिगर रीड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब ड्रोन मान लो इस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये ड्रोन की हाइट हो गई ए, यहाँ तक ए पे, और इस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं। अब बच्चा जो टाइगर है अभी यहाँ पर है, ठीक है, टाइगर यहाँ पर है सी पॉइंट पे। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, मैंने कहा ना 60 टू 45 में चेंज हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा ना बच्चा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इमेजिनरी लाइन हो गई। तो ये हमारा जो एंगल होगा ना, ये 60 डिग्री हो जाएगा।
और इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होता बच्चा, ध्यान रखना। तो ये 60 डिग्री हो गया, ओके। हाँ, ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ 60 लेके यहाँ पर हम ये पूरा 90 है तो यहाँ 30 ले लो और एंगल सम प्रॉपर्टी से ही एंगल सी निकाल लो। लेकिन एंगल सी तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना वो हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होती है। अब ये एंगल चेंज हुआ है जब टाइगर आगे मूव करता है। अब टाइगर काम गया बच्चा पॉइंट डी पे, मान लो चला गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा बच्चा, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें बच्चा हमें फिगर रीड्रॉ करने की जरूरत थी, तो जो कि मैंने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और न्यू फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आंसर जो सोल्यूशन में दिया वही आएगा, लेकिन इसको हम सॉल्व इस फिगर से करेंगे, क्योंकि जो ये फिगर है मिसलीडिंग है, तो इसको हम नहीं साइड कर देते अभी के लिए। तो ये वाली फिगर लेके करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, ये फिगर करेक्ट है, ओके। तो अब देखो बच्चा, क्वेश्चन को एक बार बिगिनिंग से पढ़ते हैं हम और सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में हमें कहा है एट सम पॉइंट ड्यूरिंग एक्सपेंडिशन के एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पे डेविड केप्ट द ड्रोन स्टेशनरी, डेविड ने ड्रोन को स्टेशनरी रख दिया। जो ड्रोन कहाँ फ्लाई कर रहा है, एट द हाइट ऑफ 5√3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो ए है ना, ये जो पॉइंट ए ड्रोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे लिखा था एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टाइगर, ड्रोन टू टाइगर चेंज फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। अब टाइगर यहाँ से मूव कर रहा था, सी टाइगर ने कितना डिस्टेंस कवर करा, सी टू डी, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया 60 to 45 डिग्री टाइगर का फ्रॉम द ड्रोन, ठीक है। तो अब हमें ये वाली फिगर लेके चलना है इन 3 सेकंड। कितने टाइम में बच्चा, 3 सेकंड में। तो व्हाट, और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ टाइगर ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे टाइगर की क्या स्पीड रही, ये हमें फाइंड करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चा, टाइगर की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो टाइगर की स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें हमें डिस्टेंस चाहिए, टाइम तो क्या है 3 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस कौन सा कवर किया है टाइगर ने, सी डी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और ये वाले डिस्टेंस को बच्चा हम वाई ले लेते हैं, जो बी सी डिस्टेंस है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे इसको अगेन। तो पहले हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अगेन बच्चा देखो ये 60 डिग्री दिया, 60 की डिग्री की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे हम, यानी कि हम लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चा 54√3 अपॉन में y। अब tan 60 √3 होता है, √3 इज इक्वल टू 54√3 अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा, √3y इज इक्वल टू 54√3, ओके। अब y की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 54√3 अपॉन √3, तो y हमारा 54 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा 54 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट हम ए बी डी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इसमें बचा एंगल कौन सा 45 डिग्री, अगेन 45 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ए बी, ये परपेंडिकुलर और बेस क्या रहेगा बी डी। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसमें हमें tan 45 लेना होगा बच्चा। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बी डी। अगर tan 45 डिग्री 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप देख सकते हो बच्चा, और ए बी हमें दिया है 54√3, ओके, अपॉन में बी डी कितना है y प्लस एक्स करके दिया हुआ है, y प्लस एक्स। देखो बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें y और x दोनों आ रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो बच्चा 1 इंटू वाई प्लस एक्स, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो y प्लस एक्स और अगेन 1 इंटू 54√3 हो जाएगा x। अब y की वैल्यू तो हमने 54 मीटर निकाली थी यहाँ, तो यहाँ 54 लिख देंगे, प्लस x इज इक्वल टू 54√3। अब x की वैल्यू होगी बच्चा 54√3 माइनस 54, और x इज इक्वल टू 54 कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चा √3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 54√3 की वैल्यू क्या है बच्चा, इधर देखो क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू 1.73 लेने को कहा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे 1.73 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू होगा 54 मल्टीप्लाई बाय 0.73। और अगर हम 54 को 0.73 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बच्चा हमें मिलेगा 39.42 मीटर। सो डिस्टेंस कवर बाय टाइगर क्या हो गया बच्चा 39.42। चाहे आप ये स्टेटमेंट बना के लिख देना, डिस्टेंस कवर बाय टाइगर इज इक्वल टू 39.42 मीटर। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ द टाइगर। डिस्टेंस कितना निकला टाइगर का 39.42,
डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बच्चा 3 सेकेंड अपॉन में 3, और अगर इसको हम डिवाइड करें तो बच्चा देखो क्या बनता है 13.14 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द टाइगर वॉज 13.14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट कर लिया है।